नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सेनापति उवाच में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो कार्यक्रम है वो हमारी सेनाओं को डेडिकेटेड है और इसमें हमारे साथ हमारी सेना के सेनापति साथ हैं, सेनापति मेजर जनरल श्रीमान सुधाकर जी। इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट हैं और ये प्रोग्राम हम उनके साथ लेकर हर सप्ताह आपके समक्ष आ रहे हैं। मंगल का दिन, सेना नायक का दिन। सनातनी परंपराओं के हिसाब से यदि देखें तो भी और वैसे भी हम यदि बात करें मंगल की, तो मंगल सबका हो, हम सबका हो। और इस मंगल के लिए जो काम होना चाहिए वो काम होता है हमारी सीमाओं के ऊपर सुरक्षा का। नहीं तो मंगल नहीं हो सकता है, हमारे शांति नहीं आ सकती है। शांति जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है और शांति लाने के लिए हमारी सेनाएं इंपॉर्टेंट है। और इन सेनाओं का निर्देशन करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले जो सेनापति हैं उनको डेडिकेटेड ये प्रोग्राम है। तो चलिए करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं उनका स्वागत। जनरल साहब स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो बातचीत आज जो करने जा रहे हैं आपसे हम, वो एक तरह से यूएस इंडो यूएस रिलेशन सेंट्रिक है। भारत अमेरिकी संबंधों के ऊपर हम आज बातचीत कर रहे हैं। इसको डिटेल में समझना चाहेंगे आपसे कि किस तरह के संबंध हैं, किस तरह के रहे हैं, अब क्या आगे होने वाला है। पीएम मोदी की जो विजिट है इसको लेकर किस तरह का ये पूरा का पूरा एक ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं हंगामी खेज कह सकते हैं इसको हम, बहुत हलचल भरा ये वीक रहेगा। इस वीक में क्या क्या होने वाला है, इन सब के ऊपर इन डिटेल हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो हम आपसे जानना चाहते हैं, पहला हमारा सवाल रहेगा वो ये कि भारत अमेरिका संबंध जो हैं वो हाल के यदि दशकों की बात करें हम, तो काफ़ी उतार चढ़ाव बने रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं इंडो यूएस रिलेशंस में। आपका इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? सुभाष जी, सबसे पहले मैं दोबारा आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और नमस्कार। हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। ये जो प्रोग्राम आपने रखा है, जो टॉपिक आपने चुना है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। ये बहुत टाइमली है, रेलेवेंट है और ग्लोबल ऑर्डर को एक किस्म की एक दिशा दिखा रहा है, एक रोड मैप दिखाते हुए मेरे सामने उभर के आ रहा है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सवाल का जवाब मैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में 1947 से लेके 1991 तक ये जो कोल्ड वॉर एरा है, ये इस एरा के दौरान काफ़ी उत्थान पतन हुआ है। अगर आप देखते हैं, ये जो फेज है हिंदुस्तान और यूएस के बीच में, जो रिलेशनशिप, जो संबंध है, इसका जो अगर आप स्पेक्ट्रम को एनालाइज करेंगे, ये मोटा मोटा आपको तीन मेन स्टेजेस आपको नजर आएंगे। लेकिन हर स्टेज के नीचे और छोटे छोटे और भी सब स्टेज आते हैं। सबसे पहला स्टेज है, आप ये मान के चलिए कि 1947 15 अगस्त से लेके 1998 जब तक हमारा न्यूक्लियर टेस्ट, अंडरग्राउंड टेस्ट नहीं हुआ था, ये मैं एक स्टेज में या एक फेज में इसको मैं बांटा हूँ। और उसके बाद दूसरा और तीसरा स्टेज, ये हम बाद अगले सवाल जब आप पूछेंगे तब कवर करेंगे। मोटे तौर पे 3 स्टेजेस आते हैं। तो ये जो पहला स्टेज है, पहला स्टेज 1947 में हिंदुस्तान का जो स्थिति था, आप सबको मालूम होगा, हमारे व्यूअर्स को भी पता होगा। लेकिन ये स्टेज में पार्टीशन के टाइम में खूब सारे हलचल हुई। बहुत सारे, करीब ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन लोगों की ये माइग्रेशन और क्रॉस माइग्रेशन एक दूसरे की तरफ से, जो नया पाकिस्तान क्रिएट किया गया था और हिंदुस्तान के तरफ से कुल मिला के 20 मिलियन की जो पॉपुलेशन है, ये माइग्रेशन हुए थे। और मेरे पास जो ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 मिलियन लोगों की इसमें हत्या हुई थी, 1 मिलियन लोगों की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्टूबर 13 1949 को जब प्रेसिडेंट साहब टूर के लिए गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जवाहरलाल नेहरू जाके यूएस प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन साहब को मिले थे। ये
इसके दौरान काफी कुछ नए चीज हुआ था। ये सबसे पहला हिंदुस्तान अपने आप को एक न्यूट्रल स्टेट यानी कि नॉन अलाइंड स्टेटस डिक्लेयर किया था, जिसके वजह से हमारा और यूएस का जो रिलेशनशिप है ये काफी खप्पा पड़ गया था इस समय। और इसके दौरान ये भी हुआ था कि जो जो कोल्ड वॉर के टाइम में नहीं होना था वो होने लगे, क्रिएटिंग कंस्ट्रेंट्स विद इन रिलेशनशिप एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर एमिटी बिटवीन न्यू दिल्ली एंड मॉस्को। जो चीज हम यूएसए के साथ नहीं कर पाए या कोई कारण की वजह से, क्योंकि न्यूट्रल स्टांस जब हिंदुस्तान लेने लगा तो हमारा सपोर्ट करने वाला जो देश था वो है मॉस्को यानी कि यूएसएसआर। और इसी के बाद मार्टिन लूथर किंग आए, वो काफ़ी कुछ उस समय काफ़ी ये हुआ था। प्रेसिडेंट आइजनहावर जो आए थे 1959 में, फिर उसके बाद यूएस यूनिवर्सिटी स्टार्टेड सपोर्टिंग हमारे आईआईटी इंस्टीट्यूट कानपुर को उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन जो लड़ाई के टाइम में अक्टूबर 20 1962 की जो लड़ाई से लेके 1965 में रिसर्च के दौरान ये एक नया चीज सामने आ रहा है जो मैं पहले मेरे को नहीं पता था। वो है कि इसके दौरान भी ये तब तक पाकिस्तान का सेटो और सेंटो साइन कर दिए थे, उस समय भी जॉन एफ कैनेडी साहब, प्रेसिडेंट हमारे जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने चिट्ठी लिखा था कि हमें सपोर्ट करिए। तो उस समय पाकिस्तान चाइना यूएस का जो सपोर्ट है हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने मैकमोहन लाइन को बॉर्डर के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हुए हिंदुस्तान को कोवर्ट एंड ओवर्ट पर्टिकुलरली एयर असिस्टेंस और हथियार की असिस्टेंस उन्होंने दिया था। ये सपोर्ट चलते रहा यूएस और हिंदुस्तान के बीच में 1965 की लड़ाई तक, जब हमारा टाई काफी नजदीक था दोनों देश के बीच में। लेकिन इसके बाद बदलाव शुरू हुआ कब, 1965 से लेके आप मान के चलिए ये 1963 से लेके 1965 के बाद ये स्टार्ट हुआ। बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो हमारा फूड शॉर्टेज था, जब फैमिन काफी जगह हमारे देश में ये फैल गया था, उस समय एक फूड साइंटिस्ट आए थे यूएस के, नॉर्मन बोरलॉग साहब। वो टेस्टिंग हाई यील्ड व्हीट वैरायटी, और ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब के साथ हमारा हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसमें काफी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, अगर पता होगा भूल गए होंगे। तो इंडिया का जो स्टेट था, स्कैर्सिटी ऑफ फूड, फूड की कमी से लेके सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड विद इन अ डिकेड, 10 साल के अंदर 1963 से लेके 1973 अंदर काफी इंप्रूवमेंट होने लगा। इसके दौरान 1971 की लड़ाई के बारे में सबको पता है। और इंडिया क्योंकि मजबूरन जब यूएस का साइड हमारे खिलाफ चला गया था तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, हमें सोवियत यूनियन के साथ 20 साल का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन साइन किए थे। और 1974 में इंडिया का जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट हुआ तो उस समय यूएस और इंडिया के बीच में बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन खराब हो गया था। करीब करीब 2 डिकेड्स के लिए यानी कि 20 साल के लिए 1978 से लेके आगे आप मान के चलिए 98 तक काफी कुछ विजिट्स हुआ। इसमें प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी साहब थे और कार्टर साहब, जिमी कार्टर साहब आए थे, देसाई साहब भी, मोरारजी देसाई साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया है। 1978 में यूएस ने एक इनैक्ट किया नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट, उसको बोलते हैं एनपीटी, जो कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन द एनपीटी विच इंक्लूडेड इंडिया टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ ऑल न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ये मैं समझाना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को, उस समय ये एनपीटी में सिर्फ 5 ही सुपर पावर थे। 5 सुपर पावर, आप अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ये 5 होते थे। ये पांचों के पास न्यूक्लियर हथियार था और ये जिनके पास न्यूक्लियर हथियार था उस समय, उनके कोई भी टेस्ट फैसिलिटीज को इंस्पेक्शन या सर्वेलेंस के नीचे नहीं रखा जाएगा। लेकिन इंडिया, वो एनपीटी, इंडिया को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो जिद के अंदर लगे कि इंडिया का जो भी सारे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये सारे के सारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नीचे
इंस्पेक्शन होना जरूरी है। इंडिया इस चीज को इनकार कर दिया। वहां से शुरू हुई एक कोल्ड वॉर के दौरान वाशिंगटन यानी कि यूएस और हिंदुस्तान के बीच में एक जबरदस्त झड़प हुई, जिसके वजह से वॉशिंगटन ने सारे न्यूक्लियर असिस्टेंस जितने दिल्ली को देते थे ये पूरा का पूरा उन्होंने बंद कर दिया। तो इसके वजह से काफी कुछ दोनों देश के बीच में तनाव चलती रही। लेकिन 1982 के आसपास इंदिरा गांधी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने काफी कोशिश किया कि हमारे जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ इम्प्रूव किया जाए। तो उन्होंने रोनाल्ड रेगन साहब उस समय प्रेसिडेंट थे, उनके साथ जाके डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश किया और हाईलाइट किए कि जो जो कॉमन पॉइंट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इसके ऊपर अगर हमारा संबंध को बढ़ाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे दोनों लीडर्स ने एग्री किया था कि हाँ, कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा और जो डिस्प्यूट्स हैं, जो जो समझौता पर्टिकुलरली न्यूक्लियर पावर के ऊपर जो डिस्प्यूट था, इसको किस तरह रिजॉल्व हो सकता है उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और 4 साल के बाद तो यूएस ने फिर शिपमेंट ऑफ लो एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल नीडेड फॉर इंडिया तारापुर पावर प्लांट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। यह इस किस्म की उत्थान पतन चलते रहा 2 साल की। फिर ये होने के बाद जॉर्ज बुश साहब उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, वो हिंदुस्तान को आए थे विजिट के लिए। 1984 में इंदिरा गांधी मैडम का असैसिनेशन हो गया और इसी के बाद काफ़ी कुछ तनाव और बढ़ते रहा हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में शुरू किया, ये किसी को पता नहीं था, किसी को अंदाज नहीं था कि हिंदुस्तान इतना जल्दी से और तेजी से इतने बड़ी रफ्तार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है। बट टर्निंग पॉइंट एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो टर्निंग पॉइंट सबसे जबरदस्त चीज ये हुआ कि जो 1998 में 11 को इंडिया ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइसेस तो टेस्ट किया। ये यूएस के सबसे जबरदस्त इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस सिस्टम होने के बावजूद भी उन्होंने डिटेक्ट नहीं कर पाए। और जब यह टेस्ट हमने सक्सेसफुली कर दिया तो यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज किया। ये मैं कहूँगा हिंदुस्तान और यूएस के बीच में ये एक टर्निंग पॉइंट था जो रिश्ता। इसके बाद मेरे रिसर्च के मुताबिक एक ग्राफ जो है ऊपर चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल आप जो पूछेंगे वो मैं कुछ आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये फेज, सेकंड फेज जो है यहाँ से स्टार्ट होके आप मान के चलिए 2014 तक ये एक सेकंड फेज था। और थर्ड फेज जो अभी प्रोग्रेस में है ये है 2014 से लेके 2023 तक। ये है मोटा मोटा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले फेज को मैं आपने 3 अलग अलग दौर बताए हैं, स्टेजेस बताई हैं। एक तो थोड़ा सा इसको और थोड़ी सी डिटेल, और इस वक्त जो इंडो यूएस रिलेशंस हैं उनको आप किस तरह का पाते हैं? सुभाष जी, इस सवाल जो आप कह रहे हैं इसको जवाब देने से पहले मैं सेकंड स्टेज के ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेज को समझने के लिए यह सेकंड स्टेज को समझना निहायत आवश्यक है। जो 1999 मार्च 3 पाकिस्तान इंडिया का जो क्लैश हुआ, नवाज शरीफ साहब को उधर क्लिंटन साहब ने बुलाए थे वहाँ पे और उनको हुक्म दिया कि भाई आप जो ट्रुप्स कारगिल एरिया में हैं उनको विड्रॉ करिए। और क्योंकि दोनों देश के पास न्यूक्लियर हथियार थे तो क्लिंटन साहब ने एक क्लियर एकदम सिग्नल दिया था, उस समय वार्निंग दिया था पाकिस्तान को कि अगर ये नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। वो चलते रहा इस तरफ। लेकिन सबसे मजे वाली बात यह है कि 2001 तक यूएस ने जितना इकोनॉमिक सैंक्शन इंपोज किया था हिंदुस्तान के ऊपर, हमारा न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था 1998 में, 3 साल के अंदर उन्होंने मजबूरन, कोई कारण की वजह से, अगर टाइम नहीं तो मैं समझा देता, उन्होंने मजबूरन सारे के सारे जो इकोनॉमिक सैंक्शन को लिफ्ट कर दिया। सितंबर 22, 2001 तक यूएस लिफ्टेड ऑल सैंक्शंस इंपोज्ड अगेंस्ट इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना निहायत आवश्यक है। और साथ ही साथ यहीं पे टर्निंग पॉइंट जो स्टार्ट हुआ, सबसे पहला टर्निंग पॉइंट है 2002 को ऐसा एक एग्रीमेंट साइन हुआ जो
अगला सवाल शायद आप मेरे को पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा इसके साथ लिंक करने के लिए। उसको बोलते हैं फाउंडेशन एग्रीमेंट। फाउंडेशन एग्रीमेंट का सबसे पहला जो वर्टिकल है या बिंदु है वो है 2002 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको कहते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट या GSOMIA। और इसके मुताबिक होता क्या है कि शेयरिंग ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। और ये एक शुरुआत ये था, उस समय एक्चुअली काफी एम्बिग्यूअस स्टेज में ये एग्रीमेंट सब बन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्लैरिटी होते गया। आप देखते रहेंगे कि इसके बाद कैसे हमारा जो संबंध है, रिलेशनशिप, ये अपस्विंग होने लगा। ये इसके बाद आप मजे वाली बात है कि यूएस इंडिया का जो न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क ये 28 जून 2005 को साइन हुआ था। इसमें यूएस एंड इंडिया उन्होंने जो साइन किया था न्यू डिफेंसिव फ्रेमवर्क, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, काउंटर टेररिज्म। एंड अक्टूबर 2005 को मजेदार और एक चीज क्या हुआ, काफी जबरदस्त एक सबसे लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज, लैंड एक्सरसाइज, ये हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में होने लगा। और इसी के साथ ही अगर आप थोड़ा देखेंगे, एक लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर डील इट वाज ड्राफ्टेड ऑन 18 जुलाई 2005। ये मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ था। उन्होंने 3 डिकेड का जो यूएस का मोरेटोरियम था न्यूक्लियर एनर्जी ट्रेड हिंदुस्तान के साथ, उसको पूरा लिफ्ट किया। इंडिया एग्रीड टू सेपरेट सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ये इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चाहते हैं। यहाँ तीसरा ये हुआ था कि हिंदुस्तान ने सारे सिविलियन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सेफगार्ड के नीचे रखा। यूएस उसके बाद जो फुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन विथ इंडिया के लिए एश्योरेंस दिया, वो शुरू कर दिया। और कांग्रेस ने, यूएस के कांग्रेस जो है फाइनल अप्रूवल दिया 2008 को। मैं इसको हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं, एक तो है सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी जो क्लीन एनर्जी बोलते हैं, जिसके लिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफी सारे देशों ने कमिटमेंट किया है। हिंदुस्तान ने टारगेट बना रखा है 2070 तक दिया हुआ कमिटमेंट हम फुलफिल करेंगे। और दूसरा है हमारा जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इसमें जो लो एनरिच्ड यूरेनियम है, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से एक हमें अप्रूवल लेके यूएस की वजह से ये अप्रूवल मिला है। और ये 2006 को मार्च 1 में प्रेसिडेंट बुश साहब जब इंडिया में आए थे, ये फ्रेमवर्क ऑफ सिविल न्यूक्लियर डील वाज फाइनलाइज्ड टू बूस्ट सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक टाइज। इसी तरह अगर आप देखते जाएंगे, ज्यादा समय ना बिताते हुए, मैं ये कहूंगा कि ये जो न्यूक्लियर डील है, हाईलाइट किया है, ये न्यूक्लियर डील ये पूरा कंप्लीट हुआ जुलाई 2007 को। और ये इंडिया को सिर्फ विश्व में अगर देखेंगे, सिर्फ ये एक ही कंट्री है जो एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नीचे जो कंट्री नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान एक ही कंट्री है जिसके पास ये कैपेबिलिटीज दिए गए हैं और इट इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियर कमर्शियल एक्टिविटीज। और कोई देश नहीं है, कोई भी देश नहीं है, हमारे पास हथियार है, न्यूक्लियर हथियार। और साथ ही जो एनपीटी मेंबर है, 5 मेंबर्स को, उसको इजाजत है न्यूक्लियर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। कोई देश को और इजाजत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को इजाजत है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए न्यूक्लियर कमर्शियल एक्टिविटी। बाकी सब चोरी छुपा पे करते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट पे मैं आ जाता हूं, जो आपने सवाल पूछा था, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं, यह है कि जो हमारे बीच में, हिंदुस्तान और यूएस के बीच में जो ट्रेड एम्बार्गो था, ये ट्रेड एम्बार्गो लिफ्ट किया गया। फर्स्ट शिपमेंट ऑफ इंडियाज मैंगोज, हिंदुस्तान के जो आम है, पहला शिपमेंट करीब 18 साल के बाद जो बैन हुआ था, ये यूएस में आके लैंड हुए। और ये ट्रेड जो है, ट्रेड का आप देख लीजिए, 2008 को ये करीब 45 बिलियन, 2006 को था 45 बिलियन ट्रेड था यूएस और इंडिया के बीच में, और 2010 तक 70 बिलियन हो गया। और आज के दिन में आप सुन के खुश होंगे, आज के तक ताजा खबर है, मैं स्टैटिस्टिक डाउनलोड कर रहा था, हिंदुस्तान और यूएस के बीच में ये फिगर 191 बिलियन हो गया है। ये है फिगर। तो इसका उम्मीद किया जाता है इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रोग्रेसिवली रिश्ते के साथ साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट काफी हद तक इंप्रूव होगा। इससे हमारे देश के नागरिक भी इंप्रूव करेंगे। बैक टू यू सुभाष जी। राइट, तो अब हम आपसे फाइनल वो सवाल करना चाहते हैं जिसकी टकटकी लगाकर सब लोग देख रहे हैं। पीएम मोदी की यूएस विजिट जो होने वाली है, उसमें क्या आउटकम आने वाला है, किस तरह की डील साइन होनी है,
ये आप हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज बताइए। सुभाष जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और समय को मद्देनजर रखते हुए मैं हाईलाइट करना चाहता हूं ये जो थर्ड फेज प्लस नरेंद्र मोदी साहब के टाइम में क्या होने जा रहा है। थर्ड फेज में इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ है, ये जो 98 तक मैंने पहला फेज बताया था, 98 से लेके 2014 तक काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं मनमोहन सिंह साहब के टाइम में, और उनके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग साइन हुआ 2010 को। हिंदुस्तान को एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर बनाया गया यूएस के तरफ से। ओबामा साहब जब आए थे हिंदुस्तान में 2010 को, उन्होंने इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक स्पेशल सीट देने के लिए उन्होंने वादा किया था, और 2011 को साइबर सिक्योरिटी का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था जुलाई 19 को। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ओबामा साहब आके तो चले गए, लेकिन जो मोदी साहब का विजिट था 2014 को, ये है थर्ड फेज में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक हाई प्रोफाइल यूएस विजिट, सबको हमारे व्यूअर्स को पता होगा इनका यूएस जाने का तब तक बैन हुआ था, वीजा नहीं मिलता था, ये हमारा जो गुजरात रायत की वजह से। और ये 2014 को जब वो गए क्लियरेंस मिलने के बाद, इतना पॉपुलैरिटी उनका था कि यूएस में देख के लोग हैरान हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया का जो एनर्जी एजेंसी है और एग्जिम बैंक है, एमओयू उसका साइन किया गया। और इसके अलावा वहां से शुरू हुई हमारा जो यात्रा, सबसे पहले बोलते हैं उसको लेमोआ है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसका मीनिंग क्या है, 2016 को यह साइन हुआ था। ओबामा साहब ने रिकॉग्नाइज इंडिया एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर, लेकिन इसका मीनिंग यह था कि यूएस का ट्रीटी एलाई, डिफेंस टेक्नोलॉजी बट नॉट अ फॉर्मल पार्टनर और नॉट अ फॉर्मल एलाई। 2 महीने के बाद यूएस और इंडिया के बीच में काफी डीपर मिलिट्री कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट साइन हुई, और इंडिया का इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक जो टाइज है वो बढ़ते गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है लेमोआ का इम्प्लीकेशन क्या है, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं व्यूअर्स, और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जो आम नागरिक हैं, उनके लिए मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं। ये लेमोआ का बुनियादी चीज ये है, ये एक अकाउंटिंग मैकेनिज्म है जो देश की जो हमारा एक ये इजाजत देता है, ये परमिशन, चाहे अमेरिका को हो या इंडिया को हो, कभी कोई अपना डिफेंस फोर्सेस के ट्रूप्स को या जहाज को रिप्लेनिश करना पड़ता है, खाना की लेना पड़ता है, जगह जगह विश्व में कोई भी जगह हो, पानी चाहिए, बिलेटिंग रहने का बैरक की जरूरत है, और पेट्रोलियम की जरूरत, ऑयल की जरूरत, और क्लोथिंग, मेडिकल एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब इसके जरिए, ये एग्रीमेंट के जरिए से हमारा डिपेंडेंसी म्यूचुअली एक्सचेंज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे उनका पीएसआई जो आया था एयरक्राफ्ट, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, जिस तरह अंडमान निकोबार में उनको हमने दिया था, फ्यूल दिया था बिफोर कमिंग इनटू इंडिया। इसी तरह सेकंड हो गया, ये पहला आपको मैंने बताया था वो वाला सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये दूसरा था। तीसरा है इंपॉर्टेंट चीज, उसको कॉमकासा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये कॉमकासा का मीनिंग ये है कि ये है बेसिकली कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये इंडिया को एक्सेस देता है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन यूएस डिफेंस इक्विपमेंट। ये काफी कम देशों को इसका फायदा मिलता है। और रियल टाइम इंफॉर्मेशन ये फैसिलिटेट्स, इसका क्या है कि बिटवीन द मिलिट्रीज एंड सेल ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, इसी के आधार पर अभी नए नए टेक्नोलॉजी का साइन होने जा रहा है। और लास्ट जो एग्रीमेंट है मैं कहना चाहता हूं, द फोर्थ लास्ट पॉइंट, ये है 2020 को 27 अक्टूबर को इंटेलिजेंस शेयरिंग का, जिसको बेका बोलते हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे है। इसका क्या है कि ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को एक्यूरेट दुश्मन की ऑब्जेक्टिव को नाकारा करने के लिए, डेसिमेट करने के लिए, क्रिपल करने, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इक्विपमेंट को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए उसको एक्यूरेसी की जरूरत है। इस एग्रीमेंट के नीचे वो एक्यूरेसी कैसे हासिल हो सकता है, वो वाला कमिटमेंट एक यूएस के तरफ से मिला है, जिसके वजह से हिंदुस्तान को ऐसा एक देश बना देता है, ये नाटो एलाई ना होने के बावजूद भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाकी जो चीजें हमें मिल रहे हैं, ये 4-5 जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट की वजह से ये एक्चुअली एक अनोखा किस्म का एक रिश्ता बना देता है। इसी के साथ ही
2023 जनवरी 31 को इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बेसिकली टू एनहांस बायोमेट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, और provision of weapons, artificial intelligence, semiconductor, followed by US-India strategic trade dialogue, which aims to implement ICET. लेकिन एक चीज इसमें ही खत्म कर देता हूं मैं कि as part of the deal, US officials seek to reduce India's purchase of Russia's arms. सबको हमारे व्यूअर्स को पता होगा 2011 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, सिप्री डॉक्यूमेंट के मुताबिक हिंदुस्तान का डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर करीब करीब 69% होता था मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। वही चीज 2023 को जब आप चेक करते हैं, ये 69% से कम होकर 46% हो गया है। और ये एक मुद्दा है, इसी एग्रीमेंट का एक एम होता है कि एज पार्ट ऑफ द डील यूएस ऑफिशियल कोशिश यही कर रहा है कि इंडिया का जो परचेस ऑफ रशियाज आर्म्स, इसको कैसे धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि उसका जो लार्जेस्ट सपोर्ट ऑफ डिफेंस हार्डवेयर है मिड 2023, बोथ सेल्स हैव टू बिकम स्लो, इंडिया हैज टू सीक टू अवॉइड वायलेटिंग द यूएस सैंक्शन। इसका मीनिंग ये है कि धीरे धीरे वहां से डिटैच होकर डाइवर्सिफाई करना है ताकि यूएस का सैंक्शन हमारे ऊपर ना आ जाए। लेकिन जो नरेंद्र मोदी साहब का जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ कहूंगा कि पांच में से 3 चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहला चीज ये है कि जो जेट इंजन, तो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो जेट इंजन बनाता है, और टोटल 4 देश हैं आज के दिन में विश्व में। एक है अमेरिका, दूसरा है यूके रोल्स रॉयस, तीसरा है फ्रांस, चौथा है आपका रशिया। ये 4 देश जो है जेट इंजन बनाने में काफी माहिर है। इनके कुछ कंपनीज हैं जो जॉइंट कोलैबोरेशन के जरिए से, जैसे जर्मनी और जापान हो गया, ये कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए से ये बनाते हैं। बट ये जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो जेट इंजन है, ये यूएस का मदर कंपनी है। ये एक किस्म का एक एग्रीमेंट होने जा रहा है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक सब कुछ ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, सिर्फ फॉर्मलाइज होना है एग्रीमेंट नरेंद्र मोदी साहब के टाइम में। ये एक गेम चेंजर होगा रिश्ता का और हिंदुस्तान का डिफेंस कैपेबिलिटी के। ये आप सबको पता होगा कि एक कावेरी इंजन हम हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश किए थे, हमारा जो एयरक्राफ्ट एलसीए के लिए, वो कामयाब नहीं हो पाया। तो एक लो ग्रेड एक जनरल इलेक्ट्रिक से हमने लिया था 404 का एक जेट इंजन, लेकिन उसको अपग्रेड करके 414 तक हम जा रहे हैं। और ये हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग, ये फैसिलिटी अगर नहीं होगा, इंजन बना तो देंगे लेकिन रिपेयर के लिए कहीं दुबई जाना पड़ेगा या कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा या आपको सिंगापुर जाना पड़ेगा। तो इस दूसरा चीज ये है कि ये जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर एक इस किस्म की एक ड्रोन है जिसका एग्रीमेंट 2017 को साइन हुआ था, और कॉस्ट उसका ज्यादा होने के नाते हमारा प्लान उस समय था 30 प्रेडेटर्स लेंगे, लेकिन कॉस्ट ज्यादा होने के नाते सिर्फ 2 लिया गया, जिसको सी गार्डियन कहते हैं। उसको इफेक्टिवली यूज किया गया है ऑन लीज, इंडियन ओशन रीजन एज ऑल्सो नॉर्दर्न बॉर्डर। काफी जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म है, और ये अभी इसी का ही एग्रीमेंट होने जा रहा है। 30 की जगह 31 हम ड्रोन अभी खरीदने जा रहे हैं। 3 बिलियन से थोड़ा ज्यादा है, 3.5 बिलियन शायद। इसका ऑलरेडी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हो गया है, कांग्रेस विल अप्रूव, उसके बाद वो लेटर ऑफ ऑफर देंगे हमें, उसके बाद हिंदुस्तान में आके उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। और तीसरा चीज है एक M777 जो गन है, ये गन एक लाइट हाउजर है। ये लाइट हाउजर ऑलरेडी हम अमेरिका से ले चुके हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर में डिप्लॉय हो चुका है उसका, लेकिन जो अपग्रेडेड वर्जन है ये एक एक्सटेंडेड रेंज देगा। ये एक्सटेंडेड रेंज देने के ये हथियार का क्या खूबी क्या है? खूबी ये है कि बाकी जो आर्टिलरी गन्स हैं माउंटेन रेंजेस में एक जगह जब फायरिंग करते हैं तो उसका काउंटर बॉम्बार्डमेंट आता है दुश्मन का, क्योंकि वो डिटेक्शन बड़ा अर्ली हो जाता है। ये एक गन सिस्टम ऐसा है, एक जगह फायर करके शूट एंड स्कूट बहुत जल्दी वहां से वाइंड अप करके दूसरी जगह पे जाके फिर डिप्लॉय होके फायर करके फिर जगह वो बदल सकते हैं, और इससे दुश्मन काउंटर बॉम्बार्डमेंट पे इफेक्टिव नहीं हो पाता है। बहुत लाइट है, हेलीकॉप्टर के जरिए से प्लेस टू प्लेस उसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह 2 और चीजें हैं, लेकिन मेन चीज जो मेरे अंदाज से डिस्कशन होने जा रहा है, कुछ ये विचार करेंगे, वो है यूक्रेन रशिया का लड़ाई के बारे में। ये जल्दी समाप्त होना चाहिए। नंबर 2 न्यूक्लियराइजेशन, जो टैक्टिकल मिसाइल अभी रशिया डिप्लॉय करने जा रहा है बेलारूस में, यह शुरू हो गया है। नंबर 3
कॉमन चैलेंजेस वर्ल्ड ओवर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और काउंटर टेररिज्म और रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन जो ग्लोबल साउथ को ये कर रहा है, फर्टिलाइजर, फूड और आपका जो मेडिसिन है, ये तीन, फ्यूल, ये तीनों चीजों का जो प्राइसेस तेज हो रहे हैं ग्लोबल साउथ के ऊपर, बहुत आंच आ रहा है। बैक टू यू सुभाष जी। तो आपने सुना, ये था आज का हमारा प्रोग्राम सेनापति वॉच, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के मशहूर सेनापति, हमारे देश के एमिनेंट मिलिट्री एंड डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल श्रीमान सुधाकर जी। जनरल साहब, आभार आपका, धन्यवाद। थैंक यू सुभाष। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके लिए आप अपने कमेंट के जरिए प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। Hmm?